आज हम जिस विषय में गहरे उतरने वाले हैं वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का शायद सबसे मशहूर लेकिन उतना ही मुश्किल हिस्सा है, वर्तमान में जीना। हमारे पास द ज़ेन ऑफ नाउ, बुद्धिस्ट पाथ्स टू माइंडफुलनेस किताब के कुछ अंश हैं और हमारा मिशन ये समझना है कि इस एक लाइन के पीछे का पूरा दर्शन क्या है। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखने के लिए एक अच्छी कहावत तो नहीं है, है ना? नहीं, इसके पीछे बहुत गहराई है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या सिखाता है। हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की जिसे बुद्ध ने बंदर मन कहा था। हाँ, और ये नाम सुनकर ही लगता है कि वो हमारी हालत जानते थे। हम सती मतलब सजगता को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ बहुत ही आसान तकनीकें हमें इस पल में वापस ला सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी बंदर मन से। स्रोत में ये तुलना की गई है और मुझे ये कमाल की लगी। हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाली से दूसरी पर कूदता रहता है। एक पल वो अतीत की किसी गलती पर पछता रहा होता है, अगले ही पल वो भविष्य की किसी चिंता की डाली पकड़ लेता है। जैसे मैं कल रात खाना खा रही थी और दिमाग में सुबह भेजने वाली ईमेल की लाइनें चल रही थीं। अच्छा, मैं खाने की टेबल पर थी ही नहीं, मैं तो मतलब कल सुबह के इनबॉक्स में थी। ये अनुभव हम सबका है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत सती की अवधारणा को सामने रखता है, जिसे हम माइंडफुलनेस या सजगता कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सजगता का मतलब विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है। ये उस बंदर को पिंजरे में बंद करना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है बस उस बंदर को देखना, उसे कूदने देना, लेकिन एक दूरी से। आप एक दर्शक बन जाते हैं जो अपने ही मन के खेल को देख रहा है। अच्छा, अब मन भविष्य में चला गया, अब ये अतीत की बात सोच रहा है। बिल्कुल। जब आप ये देखना शुरू कर देते हैं तो आप उस मन के साथ बहने के बजाय उसके, आप कह सकते हैं, मालिक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से अपने ही दिमाग का एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बनना है। हाँ, बिल्कुल यही। लेकिन ये किया कैसे जाए, क्योंकि ये बंदर ये तो बहुत तेज है, एक सेकंड के लिए भी एक जगह टिकता नहीं है। स्रोत में बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से सम्यक स्मृति का जिक्र है। क्या यही वो टूल किट है? हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इसे बहुत ही व्यावहारिक तरीकों में तोड़ता है, कोई रहस्यमयी ज्ञान नहीं। पहला और सबसे सीधा तरीका है शरीर के प्रति सजगता। हम दिन भर अपने दिमाग में जीते हैं, ये भूल ही जाते हैं कि हमारे पास एक शरीर भी है। सही बात है। सम्यक स्मृति कहती है अपने शरीर को महसूस करो। जैसे अभी आप बैठी हैं तो अपनी पीठ पर कुर्सी का दबाव महसूस कीजिए, अपने पैरों को जमीन पर महसूस कीजिए, चलते वक्त कदमों के एहसास पर ध्यान देना। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हमें विचारों की दुनिया से निकालकर शरीर की ठोस हकीकत में वापस ले आती हैं। ये तो ऐसा है जैसे अपने शरीर को एक एंकर या लंगर की तरह इस्तेमाल करना। क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, एंकर। अब बीती हुई सांस नहीं ले सकते और आने वाली सांस भी नहीं ले सकते, आप सिर्फ अभी वाली सांस ले सकते हैं बस। इसीलिए जब भी मन भटके, कहीं भी हो, ट्रैफिक में, मीटिंग में, बिस्तर पर, बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान ले आना। ये एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है। हाँ। वो मन की दौड़ती हुई गाड़ी को उसी पल रोक देता है। मैंने ये कोशिश की है और सच कहूं तो 10 सेकंड बाद ही मन फिर कहीं और भाग जाता है। हाँ। दिमाग में आता है, अरे हाँ, मुझे वो काम भी तो करना था। हाँ। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? क्या ये सामान्य है? ये ना सिर्फ सामान्य है बल्कि यही तो अभ्यास का हिस्सा है। स्रोत ये नहीं कहता कि मन कभी भटकेगा ही नहीं। अच्छा, वो कहता है कि जब भी भटके उसे बिना किसी डांट फटकार के बहुत धीरे से वापस सांस पर ले आओ। अगर 1 मिनट में 50 बार मन भटकता है तो आप 50 बार उसे वापस लाने का अभ्यास करते हैं। जीत मन को भटकाने से रोकने में नहीं है, जीत उसे हर बार प्यार से वापस लाने में है। बिल्कुल। अच्छा, ये बात तो बहुत राहत देने वाली है। मतलब मकसद परफेक्शन नहीं बल्कि लगातार कोशिश है, बस यही। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे इस स्रोत से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और मुश्किल लगा। ये कि वर्तमान में जीने का मतलब है अपने भावों को अच्छा या बुरा जैसा कोई लेबल दिए बिना देखना। मतलब अगर गुस्सा आ रहा है तो बस ये देखना कि हाँ, शरीर में क्रोध की एक लहर उठी है। हाँ। ये नहीं सोचना कि मुझे गुस्सा क्यों आया, मैं कितनी बुरी हूं। ये तो हमारी आदत के बिल्कुल खिलाफ है। सही कहा, ये सबसे मुश्किल अभ्यास है। इसे बौद्ध दर्शन में यथाभूत कहते हैं, यानी चीजों को ठीक वैसा ही देखना जैसी वे हैं, बिना अपनी राय मिलाए। यथाभूत। सोचिए, आपके अंदर एहसास और विचार एक नदी की तरह बह रहे हैं। गुस्सा, खुशी, जलन, प्यार, ये सब पानी का हिस्सा है। यथाभूत का मतलब है नदी के किनारे पर खड़े होकर इस बहाव को देखना।
और हम आमतौर पर क्या करते हैं? हम नदी में कूद जाते हैं। ठीक। यही, गुस्सा आता है तो हम गुस्से की लहर के साथ बहने लगते हैं, चिल्लाते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। कोई अच्छी चीज होती है तो हम उस लहर को पकड़ कर रखना चाहते हैं, और जब वो चली जाती है तो दुखी होते हैं। यथाभूत कहता है किनारे पर रहो। वाओ! देखो, गुस्से की एक लहर आई और देखो वो आगे बह गई। वो स्थायी नहीं है, वो तुम नहीं हो, वो बस एक ऊर्जा है जो तुम्हारे अंदर से गुजर रही है। तो ये अभ्यास हमें रिएक्शन देने वाले एक जानवर से ऑब्जर्व करने वाले इंसान में बदल देता है। बिल्कुल। वाओ! मतलब अपने ही इमोशन से एक कदम पीछे हटना। पर वो कौन सी ताकतें जो हमें बार बार नदी में खींच लेती हैं? अगर ये इतना ही असरदार है तो हम किनारे पर टिक क्यों नहीं पाते? बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो स्रोत दो मुख्य धाराओं की बात करता है जो हमें खींचती हैं। अच्छा। राग मतलब आसक्ति और द्वेष मतलब घृणा या अवर्जन। राग और द्वेष। हाँ, और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राग मतलब किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहना, उसे पकड़ कर रखने की इच्छा। द्वेष मतलब किसी चीज से दूर भागना, उसे अपनी जिंदगी से निकालने की इच्छा। और ये दोनों ही हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं ना? बिल्कुल। जब हम राग में होते हैं तो हम भविष्य में जीते हैं। जब मुझे वो प्रमोशन मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, या काश वो पल कभी खत्म ना हो। और जब हम द्वेष में होते हैं तो हम अतीत में जीते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, या भविष्य के डर में कहीं मेरे साथ फिर से वैसा ही न हो जाए। सही बात है। इन दोनों ताकतों के बीच जो अभी का पल है वो कहीं खो जाता है, हम उसे जी ही नहीं पाते। ये तो बिल्कुल आज की दुनिया से जुड़ा हुआ है। हमारा सोशल मीडिया फीड राग का एक अंतहीन समंदर है। हाँ। अगले लाइक, अगले कमेंट, अगली अच्छी खबर की चाह। और न्यूज़ चैनल द्वेष का, इस बुरी खबर से बचो, उस तबाही से डरो। बिल्कुल। तो ये बंदर मन असल में राग और द्वेष की डालियों पर ही तो कूद रहा है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई प्राचीन दर्शन नहीं है, हमारा हर पल का सच है। और वर्तमान में जीने का मतलब है इन दोनों के बीच संतुलन खोजना। जो पल सामने है उसे स्वीकार करना। अगर सुख है तो उसका आनंद लो, पर ये जानते हुए कि ये भी गुजर जाएगा। और अगर दुख है तो उसे भी महसूस करो, ये जानते हुए कि ये भी हमेशा नहीं रहेगा। ये तो हुई दर्शन की गहरी बातें, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मदद स्रोत में दी गई उस टेबल से मिली जो रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण देती है। हाँ, वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो इसे बहुत असली और करने लायक बना देती है। चलिए उस पर बात करते हैं। पहला उदाहरण है भोजन करना। आमतौर पे हम फोन स्क्रॉल करते हुए या टीवी देखते हुए खाते हैं। 5 मिनट बाद हमें याद भी नहीं रहता कि सब्जी का स्वाद कैसा था। सही बात है। लेकिन स्रोत कहता है कि सजगता का रास्ता है हर निवाले पे ध्यान देना, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसे चबाने का एहसास। मैंने ये करने की कोशिश की और 2 निवालों तक तो ठीक चला, फिर मेरा दिमाग वापस किसी और सोच में चला गया। और ये ठीक है, जैसे मैंने कहा, अभ्यास यही है कि जब याद आए तो वापस ध्यान ले आओ। सिर्फ पहले निवाले पर ही पूरा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक निवाला? हाँ, सिर्फ एक निवाला। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ पेट नहीं भर रहे होते, आप अपने शरीर और मन दोनों को पोषण दे रहे होते हैं। आप कम खाने में भी ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। दूसरा उदाहरण है बातचीत। ये तो हम सब करते हैं। हाँ। जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो हम असल में उसे सुन नहीं रहे होते, हम अपने दिमाग में अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। हम बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हाँ। हम संवाद नहीं कर रहे होते, हम बस बारी बारी से अपने मोनोलॉग बोल रहे होते हैं। बिल्कुल। जबकि स्रोत कहता है कि वर्तमान में होकर सुनने का मतलब है अपनी सारी राय, सारे जवाबों को एक तरफ रखकर सिर्फ सामने वाले के शब्दों और उसके पीछे के भावों को सुनना। ये तो बहुत गहरा है। ये आप दूसरे इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वो है आपका पूरा ध्यान। इससे रिश्ते कितने गहरे हो सकते हैं इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और तीसरा, जो शायद हम सबके लिए सबसे मुश्किल है, काम करना। हम हमेशा नतीजे की चिंता में डूबे रहते हैं। ये प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं, बॉस को पसंद आएगा या नहीं। हमारा सारा ध्यान उस चीज पर होता है जो अभी हुई ही नहीं है। और स्रोत इसका एक बहुत सुंदर समाधान देता है। वो कहता है नतीजे को छोड़ो, सिर्फ प्रक्रिया में, प्रोसेस में डूब जाओ। प्रक्रिया में। अगर आप एक रिपोर्ट लिख रही हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ कीबोर्ड पर चलती उंगलियों, स्क्रीन पर बनते शब्दों पर होना चाहिए। इसे आज की भाषा में फ्लो स्टेट कहते हैं। अच्छा, फ्लो स्टेट। जहां आप काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। बुद्ध ने इसे हजारों साल पहले सिखाया था। जब आप प्रक्रिया में होते हैं तो आप वर्तमान में होते हैं। नतीजा भविष्य है, प्रक्रिया अभी है। और कमाल की बात यह है कि जब आप प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाते हैं तो नतीजा
अक्सर अपने आप बेहतर हो जाता है। इस पूरी चर्चा को भगवान बुद्ध का एक कथन बहुत खूबसूरती से समेटता है, जो हमारे स्रोत में भी दिया गया है। अतीत अब नहीं है, भविष्य अभी आया नहीं है। आपके पास जीने के लिए केवल एक ही क्षण है, और वो है वर्तमान क्षण। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब ये सारी बातें सुनने के बाद इस पर सोचो तो इसका वजन बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि हम जैसे जिंदगी कहते हैं, वो भविष्य में आने वाली कोई बड़ी घटना नहीं है। जिंदगी बस इन छोटे छोटे अब के क्षणों की एक माला है। ये सांस जो हम ले रहे हैं, ये आवाज जो हम सुन रहे हैं, ये एहसास जो हम महसूस कर रहे हैं, बस यही जिंदगी है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो या तो याद है या कल्पना। बस जीना सिर्फ इसी पल में संभव है। तो आज की इस चर्चा से हमने समझा कि वर्तमान में जीना कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि एक हुनर है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। हाँ, एक स्किल है। अपने कूदते हुए बंदर मन को अपनी सांसों और शरीर के लंगर से साधना, अपने अंदर उठती भावनाओं की नदी को किनारे पर खड़े होकर यथाभूत देखना, और राग और द्वेष की उन ताकतों को पहचानना जो हमें इस पल से दूर खींचती हैं। ये सिर्फ शांत रहने का तरीका नहीं, बल्कि जिंदगी को उसकी पूरी गहराई में अनुभव करने का रास्ता है। और ये सारी बातचीत मेरे मन में एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है, खासकर वो काम वाले उदाहरण को लेकर। अच्छा। स्रोत कहता है कि नतीजे की चिंता किए बिना प्रक्रिया में डूब जाओ। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें लक्ष्य बनाना या भविष्य के लिए योजना बनाना छोड़ देना चाहिए? हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। क्या महत्वाकांक्षा रखना गलत है, या फिर सजगता के साथ योजना बनाने का कोई और तरीका भी हो सकता है? मतलब एक ऐसा तरीका जहां हम मंजिल तय तो करें पर सफर का आनंद लेना न भूलें। बिल्कुल, जहां हम योजना तो बनाएं पर उसके नतीजों से खुद को न बांधें। इस पर सोचा जा सकता है।